समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको इन शॉर्ट ER से भी जानते हैं। Endoplasmic reticulum, also known as ER, is an interconnected network of membrane, line, tubes and sheets that run through the cytoplasm. कह रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्स और शीट्स की फॉर्म में होती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। ये एक तरफ से देखा जाए तो ये न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड होती है, न्यूक्लियस से टच है, न्यूक्लियस के बिल्कुल आउटसाइड ये प्रेजेंट होती है। दूसरी साइड से ये जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहीं ना कहीं उससे जॉइंट होती है। देखो इस तरीके से, अगर ये कोई सेल है, मान लेते हैं ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो शेड्स और ट्यूब्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये फ्लैटेंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये इस तरह से न्यूक्लियस से अटैच्ड होती हैं और कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी इस तरह से अटैच हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम केमिकली बात करें तो ये क्या है, ये बिल्कुल इसकी जो केमिकल कॉम्बिनेशंस है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह होती है और ये एक ट्यूब टाइप नेटवर्क बनाती है जो इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर ये प्रेजेंट होती है। बात करते हैं टाइप्स की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 2 टाइप्स की ही होती है। फर्स्ट है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस कहां से आया? डिफरेंस है कि यहां इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब इस तरह से राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं तो वो इसकी सरफेस को थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स के अटैच होने से जो सरफेस है वो कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ रफ मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? रफ है। क्यों है? बिकॉज अ नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड टू इट्स आउटर सरफेस। क्योंकि इसकी आउटर सरफेस से राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। ये राइबोसोम्स जो होते हैं, जितने भी एक्टिव सेल्स हैं, ज्यादातर सभी सेल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और राइबोसोम की सबसे खास बात है कि राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां भी राइबोसोम्स है उसके ऊपर एमिनो एसिड्स आके अटैच हो जाते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स बन जाती है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड दीज प्रोटीन। अब जितनी भी प्रोटीन यहाँ पे बन रही है वो जा कहाँ रही है, कहाँ यूज होती है? तो जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक पे आपकी प्रोटीन फॉर्म्ड होती है वो सेल्स में बाकी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है एक्टिविटीज के लिए जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन प्लाज्मा सेल्स के अंदर आपको काफी अच्छे से मिल जाएगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में बहुत मिलती है, गॉबलेट सेल्स में भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये है आपकी पूरी डिटेल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक के बाद बेटा हम समझेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स ही नहीं है, इसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होता, इसीलिए जो इसकी अपर सरफेस है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स। इसके पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है और देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी लिवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इंटरस्टिशियल सेल्स में, एडिपोज टिश्यू और मसल सेल्स में आपको आसानी से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब ये सिंथेसिस क्या करती है? जब राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन तो बनेगा नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती क्या है? ये बनाती है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। क्या बनाती है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को सिंथेसाइज करती है। और दूसरा कि जब ये लिपिड्स आपस में मिल जाती है और प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर लेती है तो बना लेती है क्या? एक मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
यानी लिपिड्स टुगेदर विद सम प्रोटीन, लिपिड्स आपस में जुड़ती है और प्रोटीन के साथ जुड़ती है और क्या बना लेती है, हेल्प इन द बिल्डिंग अप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है और इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। Many other protein and lipids functions as enzyme and hormones. अब जो प्रोटीन जो ऑलरेडी सेल में थी और जो लिपिड्स इसने बनाई वो मेम्ब्रेन बनाने में यूज हो गई, लेकिन अभी भी अगर प्रोटीन बचती है या लिपिड्स बचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स और हार्मोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी फंक्शंस की। तो जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, लिपिड बनाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। बाकी फंक्शंस देख लेते हैं कि सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, सारे के सारे सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट इट गिव्स रिजिडिटी ऑफ द सेल, thus act as a skeletal framework of the cell. ये फिक्स रखती है सेल की जो शेप है उसको कहीं ना कहीं फिक्स रखने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि रिजिडिटी दे रही है सेल को। ठीक है, तो इस सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कि इट सर्व एज अ चैनल एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट मटेरियल सच एज द प्रोटीन between the various regions of the cytoplasm as well as between the cytoplasm and the nucleus. अब ये क्या करती है, ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। सेल्स के चारों तरफ जितना भी साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स या आपके हार्मोन्स वगैरह को सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। एज इट हेल्प इन द इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का काम किया। तो इसीलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं।